हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब एनालिस्ट भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के रुकन भी हैं, और ट्रंप साहब के लिए जो मुस्लिम फॉर ट्रंप जो थे, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और एक बड़ी एक्टिवली जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं और उसके ऊपर अक्सर बात करते रहते हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तारड़ साहब, सर पाकिस्तान में तो हम यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की बात किए जा रहे हैं और बहुत सारे एंगल से बात हो रही है। आप अमेरिका में बैठे हैं, वॉशिंगटन के बड़े करीब हैं, आप हमें बताएं अमेरिका के अंदर क्या माहौल है। अमेरिका ने तो पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था और बात तो चल रही थी जनाब के ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो कि ठीक है, बड़े ममालिक ने लड़ी, बड़ा नुकसान भी हुआ, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन अमेरिका में बाइडेन साहब के बारे में क्या बातें हो रही हैं और अमेरिकी जनरल्स के बारे में और एस्टैब्लिशमेंट वहां पे क्या सोच रही है? कोई गलतियां हो गई हैं उनसे, या कि वो समझते हैं कि जो ये एग्जिट है ठीक है अमेरिका का इस तरह जो हुआ है? चीमा साहब, मैं आज खासकर अफगानिस्तान के हवाले से दो डिफरेंट एंगल से बात करना चाहूंगा। एक मेरा एंगल होगा एज एन अमेरिकन बिकॉज आई एम हियर, मुझे 36 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए। दूसरा एंगल होगा एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के हालात ये हैं कि मेरे लिए एज एन अमेरिकन इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि कल सोल सुपर पावर प्लेनेट का CIA का हेड जो है वो कल तालिबान के कदमों में था, मिन्नतें कर रहा था कि सानू एक दिहाड़ा दे दो, दो दिहाड़े दे दो, घंटा दे दो। और वो जो मोटरसाइकिलों के तालिबान ने वो हंस रहे थे और धमकियां दे रहे थे। मेरी जिंदगी में ये समझता हूं कि मैं ये दोबारा शायद मौका नहीं आएगा कि एक वाहिद सुपर पावर प्लेनेट का CIA का हेड, सबसे ताकतवर एजेंसी का बंदा, वो तालिबान के कदमों में रो रहा है जिस तरह बच्चा रो रहा होता है। वो कहता है सानू एक बार जान दो, एक बार जान दो, दोबारा नहीं अंदर आवांगे। ये कल हालात हैं। और उसके बाद मैं देखने की कोशिश ये की है कि वाहिद सुपर पावर प्लेनेट का जो प्रेसिडेंट है उसको, मेरे ख्याल में, मैं तो उसको खैर प्रेसिडेंट नहीं समझता कि उस बेचारे को पता ही नहीं कहते वो सेनेटर है कि प्रेसिडेंट है। उसके सेहत के हालात ये है, मुल्क तो चला रहे ओबामा साहब, सारे शॉट तो वो कॉल कर रहे हैं। उनके हालात ये हैं कि व्हाइट हाउस एक डिफरेंट पेज पर है, पेंटागन एक डिफरेंट पेज पे है। मैं बताता हूं वो किस तरह। सबसे पहले तो ये बात है कि प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि वहां पे अलकायदा का नामो निशान नहीं है, उसामा बिन लादेन को हमने मार दिया है, हमारा मिशन अकॉम्प्लिश। दूसरी तरफ पेंटागन कह रहा है कि वहां पे आईसिस मौजूद है, वहां पे अलकायदा मौजूद है। प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे हैं कि 3 लाख सोल्जर हमने ट्रेन किए थे। काबुल के गिरने से कुछ घंटे पहले तक वो कहते रहे हैं कि हमारे सोल्जर 3 लाख सोल्जर हैं, हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, हमने उनको ट्रेन किया है। यहाँ पे वेस्ट पॉइंट अकेडमी जो है, मिलिट्री अकेडमी, उनके आदादो शुमार के लिहाज से वो सिर्फ तादाद 96,000 थी। उनमें से सिर्फ 60% लड़ने के लिए तैयार किए गए थे। दूसरे जो सोल्जर थे वो लॉजिस्टिक के साथ थे। अब उनमें फॉल के हालात ये थे कि उनको मशीनें अनपढ़ थे सारे अफगानी सोल्जर, वो बेचारे नस्वार और चरस पीने वाले थे, उनको बिल्कुल नहीं पता चला कि असला इस्तेमाल किस तरह करना है। उन्होंने कोशिश ही नहीं की इस्तेमाल करने की। और यहाँ पे हमारा जो, इसको लोग कुछ कहते हैं कि इंटेलिजेंस फ्लोर, मैं कहता हूं इंटेलिजेंस फ्लोर हमेशा इनकी क्यों होती है। पहले इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे इन्होंने सारे जाके मुल्क दुनिया तबाह कर दी, आज फिर तबाह है। अब मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि दुनिया में मैं जो नए तजर्बे देख रहा हूं अमेरिका में, वो ये थे कि वाहिद सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले से सवाल ही नहीं पूछा, किसी जर्नलिस्ट से। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं जो बाइडेन साहब, तो जर्नलिस्टों के नाम लिख के लाते हैं, उनको सवाल दिए जाते हैं और उनके जवाब पेपर पर लिख के देते हैं। सारी दुनिया हमें नवाज शरीफ की चेट बताती रही है। मैं आज अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट जो इस वक्त सोल सुपर पावर है उसको देख रहा हूं, चिटें पढ़ रहा है। आज जो सबसे ज्यादा सितम जरीफी ये है कि G7 के साथ जो एलाइज हैं उनको कॉन्फ्रेंस की गई, सारे मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इन्होंने आज कह दी हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक्सटेंड वो बिल्कुल बात इस तरह ही है जिस तरह मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि अड्डे मांगे ही नहीं, और हमारे जो बादशाह है वहां के वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल इन्होंने, मेरा लगता है मोहित यूसुफ साहब इनको बता गए हैं कि वो बिल्कुल वही पॉलिसी अडॉप्ट करें। ये कहते हैं कि हम आज की जो CNN की अभी 1 मिनट पहले की जो हेडलाइन थी
कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 31 अगस्त से आगे जाने का फैसला कर लिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। और यारों तो तुम टाइम ही नहीं दे रहे, तुम कितों जाना है? दूसरे पास से दूसरी पार्टी ने कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, 31 अगस्त से आगे 1 मिनट हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं ये दुनिया में एक अजीब चीज देख रहा हूं, एक साइड पे सैटेलाइट सुपरसोनिक F-35, F-18, F-16 और दूसरे पास से यामा 100 मोटरसाइकिल CD-70। अब मेरा मकसद है ये कि इनको शर्मो लिहाज नहीं है। इस वक्त अगर जाती तौर पे वॉशिंगटन डीसी का माहौल ये है चीमा साहब, हर अमेरिकन रिगार्डलेस वो डेमोक्रेट है रिपब्लिकन है, उनको जगह नहीं मिल रही कि बेचारों को सर कहां छुपाना है। ये हालात अमेरिका के ये है कि नॉर्दर्न बॉर्डर कनाडा के साथ बॉर्डर बंद है बड़े अरसे से, कोविड की वजह से सदर्न बॉर्डर खुला है, वहां से रोजाना के 10-20 हजार जो स्पेनिश आते हैं। और जरूरत सितम जरीफी ये है, हमारे जैसे टैक्स पेयर्स को उनके खर्चे पे उनको होटलों में जाके उनको कैटरिंग उनको करते हैं कि 8-10 दिन उन्हें कैटरीना में ले जाके तो वो उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है। तो असल में एजेंडा ये है जिसमें बराक ओबामा साहब इसके फाउंडर थे, वीक फॉरेन पॉलिसी के भी फाउंडर वही थे और मुल्क को सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ अमेरिका बनाने के फाउंडर भी वही थे। इस वक्त 11 मिलियन जाबे ओपन है, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, होटल बंद पड़े हैं, एयरलाइनों पे कोई कस्टमर सर्विस नहीं है। जिस तरह एक सोशलिस्ट रशिया में जो माहौल होता था बिल्कुल वही माहौल है। लोग भूल चुके हैं कि काम किसको कहते हैं, लोग भूल चुके हैं व्हाट इज वर्क। ये इंटरनल हालात है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है सिदम जरीफी जो है, सिदम जरीफी कि सर जो संडे वाले दिन जो हमारे चौधरी बाइडेन साहब ने स्पीच दी है, उनकी स्पीच के दौरान एनबीसी ने, एबीसी ने, उन्होंने उनके जो बंद कर दी उन्होंने कवरेज, उन्हें पता था ये बंदा जवाब देने के काबिल नहीं, ये वहां गिरेगा। और अगले दिन एक और बताना चाहूंगा कि हमारे जो इस वक्त सोल सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, उनको दोहा के नाम को दोहू कहते रहे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हालात है, इस तरह की इनकी तैयारी। तो ये तो हालात है। अमेरिका अब सकत ही नहीं रखता कि वो, मेरा मतलब जो कंट्री सदर्न बॉर्डर को बंद नहीं कर सकता, अपने कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, इंडिया का क्या करेगा? इन्होंने छोड़ दिया है, बिल्कुल विड्रॉल कर दिया। दिस इज, बल्कि यहां पे मीडिया यहां तक कहना शुरू हो गया कि दे शुड इवन देन नॉट कॉल अमेरिका एज अ सुपर पावर बिकॉज दे हैव लॉस्ट दैट टाइटल। ये इंटरनल हालात हैं। लोग, आपको मैं सबसे बड़ी बता, आज के हालात के 5000 लोग जिनके पास वीजे मौजूद है, वो 4-4 दिन से वहां पे काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनके, वो बेचारे बुरे हालात में बैठे हैं और इनको कोई पता नहीं। और एक चीज जो छुपाई जा रही है लोगों से, अमेरिकन से छुपाई जा रही है। एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिकनों की मुख्तलिफ शहरों में फंसी है वहां पे। सितम जरीफी ये है, अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस उनको ये थी कि जहां बैठे हो छुप के बैठ जाओ, वहां से हिलना नहीं आपने। लेकिन 31 अगस्त जो है, इट इज नेक्स्ट वीक। इनको मैं समझता हूं ये वियतनाम तो कुछ भी नहीं था जो ये अभी हो रहा है अमेरिका के साथ, जो होने वाला है। और आपको पता है कि जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट है वो टिकिंग बॉम्ब है। उसकी वजह यह है कि वहां पे अलकायदा आईएसआईएस ने धमकी दे दी है कि वी विल बॉम्ब दैट प्लेस। अगर खुदा ना खास्ता वहां भी कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, अमेरिका इज ओवर। ये हालात अमेरिका के इंटरनल। अब उसमें चलते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, मैं उसकी भी आपको अपनी सोच बताना चाहूंगा। वहां अगले दिन मैं समझता हूं जावेद चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा छुरी तरबूज के ऊपर हो या छुरी तरबूज के नीचे हो, कटना तरबूज नहीं होता। अब वो किस तरह कटना है, उसमें उन्होंने 2 सिनेरियो पेश किए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो तालिबान की कामयाबी के वहां पे जो है शवाहिद बहुत कम है, उसकी वजह रिसोर्सेज नहीं है, तालीम नहीं है। और सबसे बड़ी जो मेरा उसमें साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि इस वक्त देखा जाए तो अफगानिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हीरोइन, पापी उनकी जो वो ग्रोथ, और दूसरी इंटरनेशनल एड। अब एड तो बंद हो गई है, एड तो बंद है सारी। अब पापी को भी कहते हैं तालिबान अब बंद करेंगे, हीरोइन को भी, तो तनख्वाहें कहां से देंगे? तो जो 3 लाख, बल्कि यहां पे ये बताऊं, जो 3 लाख फौज हमारे बाइडेन साहब कहते थे, उसको भी अप्रैल से तनख्वाहें नहीं दी गई थी। अब ये बात है कि चले मान लिया वो 96,000 सोल्जर जो ट्रेंड है, जिनके पास असला भी है, जिनके पास सारी कैपेसिटी है, वो क्या करेगा जब भूखा मरेगा? तालिबान जो गवर्नमेंट के लोग जाबे कर रहे हैं, जो तनख्वाहें नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? अच्छा, वहां पे मॉडल खराब होता है, खाना जंगी होती है,
पाकिस्तान में दहशतगर्दी। एक ये सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने पेश किया, उन्होंने कहा अगर चांसेस तो कम है कि अगर वहां का मॉडल उनका जो होता है कामयाब होता है, लेकिन मॉडल कामयाब हुआ अगर उनका, तो आपने तो लाल मस्जिद पे झंडे पहले लगा दिए तालिबान के। करोड़ों ऐसे आपके पाकिस्तानी हैं जो उनको वेलकम करेंगे और पाकिस्तान भी उसी खाना जंगी में फिर दोबारा फंसेगा जाके। क्या आप पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको। इस्लामिक कैमरिज्म, इस्लामिक कैमरिज्म है जिसमें एक ऊपर बंदा रूलर होगा ईरान के मॉडल की तरह, और काउंसिल जो होगी वो सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड नहीं होगी। इसको इस्लामिक कैमरिज्म कहा जा सकता है, इसको जमहूरियत नाम की वहां पे कोई चीज। दूसरा मैं जो मेरा एक्सपोर्टिंग आर्गुमेंट तालिबान के हवाले से ये है, अंदाजा लगाएं उनके माइंड सेट का कि मुल्कों के झंडे पार्टियों के झंडों के साथ तब्दील नहीं किए जाते। आप उनका नेशनल फ्लैग था, उनको यही नहीं पता तालिबान आपका झंडा जो है आपकी जमात को रिप्रेजेंट करता है, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर आप उसकी मिसाल पाकिस्तान में देखें तो आजकल पीटीआई का झंडा होना चाहिए पाकिस्तान की जगह, और कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है पीपल्स पार्टी का झंडा होना चाहिए। उन बेचारों को तो यह भी नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे झंडों की वैल्यू क्या होती है। और जो उनके इस वक्त रूलर है, अगर आप देखें, मैंने तालिबान के जो आपके 5-6 लीडर ऊपर जो रूल करेंगे आगे अफगानिस्तान को, उनकी कैपेसिटीज एबिलिटीज मैंने अगले दिन चेक करने की कोशिश की है। उसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है वो तो आज तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोहा के बाद वो तो गए ही नहीं किसी जगह पे, वो तो इमाम मस्जिद थे। उसकी इकॉनमी को किस तरह चलाएंगे? मेरी समझ से बाहर। दूसरा उनके मुल्ला जहीब साहब है, वो वैसे आपके लिए ग्रज रखते हैं जिस तरीके से आपने उनके कपड़े उतार के अमेरिकन के हवाले किया और बेचारे गुटानगो बे में जलील होते हैं। और उसके बाद मुझे ये देखें कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं, ठीक है, अब जश्न तो वैसे ही हमारे तो वैसे जश्न मनाने कीमे के नाम लेने के लिए वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो उनके नूर अली उनके मसूद हैं, उन्होंने जो थ्रेट की हो गया हमने अपने इलाके आजाद कराने, उसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। मेरा भाई शादी अगलों की, दूसरी इतने भज भज के तुसी इतने मिठाइयां बंडण ला पे। मेरी समझ से बाहर है कि अब बजाय ये तशवीश हो रही कि यार उनको देख लें कि वो कामयाब होते हैं नहीं होते, वो कहां जाते हैं। आपने पहले ही सारी दुनिया के साथ दुश्मनी लगा ली है। आपको ये नहीं पता कि अगर वहां पे जरा भी कुछ चीज हिली जुली वहां पे, तो सारी दुनिया ने, अमेरिका और वेस्ट ने, बल्कि आपके इस्लामिक कंट्रीज ने भी सारा मलबा आपके ऊपर फेंकना, सारा मलबा, कि आप इसके जिम्मेदार हैं। आप इस चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहे। आपका डॉलर 170 के आसपास तो है और आपकी गवर्नमेंट बल्कि कह रही है कि 180 तक जाने वाला है। मुझे ये बताएं कि आपके अगर ये राशि, खैर फिलहाल तो मैं आपको खैर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आज, क्योंकि दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ गए क्योंकि IMF की किस्त आपको चलेगी। ये तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। आज मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि लंदन की प्रॉपर्टी में हिलचुल हो गई शुरू वहां पे, और दुबई के भी लोग गाह खाने शुरू हो गए क्योंकि आपने IMF का कर्जा जो है उसकी दूसरी किस्त आपने रिसीव कर ली। अब ये हालात है, अब देखें, और खासकर मैं कई चीजें ऐसी थी, मेरा मकसद जो मैं पिछले 3-4 दिन से I'm watching Afghanistan very closely, I'm watching Pakistan very closely, I'm watching India very closely। आप देखें इंडिया किस तरीके से उनके जयशंकर साहब का उनका घूमना फिरना आप देखें, आपको तो खैर पता नहीं है कि वो बंदा एक हफ्ते में अमेरिका, ईरान तक पता नहीं कहां कहां घूम जाता है। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज देयर ग्रिप ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मीडिया आपको बता नहीं रहा, Taliban are continuously in touch with Indians, they are talking to them, they are talking to them, और उनका कोई ऐसा नहीं है। आपकी छोटी सी बात होती है आपका मीडिया उसको उठा लेता है, वो जी उन्होंने इंडिया के खिलाफ ये बयान दे दिया। मैंने उस बयान को बड़े 2-3 दफा सुना है उनको, उसमें बिल्कुल इंडिया को उन्होंने कोई थ्रेट नहीं की। वो तालिबान दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, और ये खासकर आपको ये सोचना चाहिए इस वक्त उनसे जो नेगोशिएट कर रहे हैं कौन लोग हैं? कारजाई साहब हैं। कारजाई की सारी फैमिली इंडिया में बैठी रही है, बल्कि कारजाई साहब ग्रो अप इन इंडिया। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सारे तालिबान आपके, दे आर सिटिंग ऑन द टेबल टॉकिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग। और सबसे बड़ी 3 लोग उनसे जो नेगोशिएट कर रहे हैं इस वक्त, कारजाई साहब और आपके हिकमत यार साहब और अब्दुल्ला 2 लोग उनमें से ऐसे हैं जो अमेरिका का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं। गुलबदीन साहब भी और कारजाई साहब भी, बोथ दे आर अलाइंड विद अमेरिकन इंटरेस्ट। अब्दुल्ला जो है वो अल्टीमेटली उनका झुकाव जो है कोई रशिया की तरफ होगा, लेकिन 2 बंदे जो इस वक्त तालिबान से बात कर रहे हैं वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां। तो ये असल में आपका मीडिया, एक तो जिस तरीके से मैं कहता हूं
कि वो एक गलत पिक्चर शो कर देता है, चाइना आपको कश्मीर लेकर देगा, आपको तालिबान कश्मीर लेकर देंगे, और इस तरह के वो जो आपको गलत वो किसी ये मैं तारड़ साहब आपसे ये मैं सवाल करना चाह रहा था, मेरे ज़हन में था, मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो चलो आपने हमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव बताया और अफगान पर्सपेक्टिव से, सॉरी तालिबान के पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि हाउ दे आर थिंकिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल दिस। पाकिस्तान के अंदर काइंडली जरा हमें ये बताइएगा, ये जो आपने बात की, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, इसको जरा काइंडली एलैबोरेट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों शादियाने बजाए जा रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो शायद कश्मीर में इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आज एक देख रहा था, एक पीटीआई की खातून थी, पता नहीं वो उसका वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई, वो कह रही है हम तालिबान को कश्मीर में ले जाएंगे, वो हमें आजाद करा के देंगे वहां से। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसको बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई तुम लोग जो है वो हमें दुनिया से क्या जो है वो इनकी स्कूलिंग ही कोई नहीं, पॉलिटिक्स की पता ही नहीं है, और टीवी पे आके बैठ जाते हैं। तो सर क्या ये बात जस्टिफाइड है, या ये पाकिस्तानियों को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है स्टेट कुछ और सोचती है और मुआशरे में इस तरह की चीजें फेंक दी जाती हैं कि लोग बस उलझते रहे और लोगों को उम्मीद लगी रहे और कुछ इस तरह का वो खिचड़ी पकी रहे, और जितनी खिचड़ी पकेगी उतना अच्छा है हमारे लिए, कुछ एक्टर्स के लिए ये अच्छा होता है। तो क्या तालिबान जो है उनको कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वैसे इमरान खान साहब कहते हैं ये तो मुमकिन नहीं है कि वहां पे हम कोई मुजाहिदीन जाए अफगानिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तानियों को इस तरह की बातें करनी चाहिए? मैं समझता हूँ चीमा साहब, वो कश्मीर की तरफ तो तब जाएंगे अगर तालिबान जो है काबुल अपना अफगानिस्तान का कुछ कर सके। मुझे सख्त तशवीश है, मुझे कोई भी बंदा कन्विंस करे कि वो इस इकॉनमी को 6 महीने किस तरह चलाएंगे। हाँ, किस तरह चलाएंगे, मुझे ये बताएं कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बचाएंगे। अब उनकी आपको पता है डिवैल्यू होना शुरू हो चुकी है, उनकी करेंसी बड़े बुरे तरीके से। और आप मुझे ये बताएं कि वो आगे वहां पे पानी, बिजली, तनख्वाहें ये किस तरह चलाएंगे। पहले तो अफगानिस्तान की फिक्र है, मुझे कश्मीर की फिक्र नहीं है। और अगर ये सारी चीजें ना हुई तो फिर भूख जो लड़ाइयां होती है, रोड़े होते हैं, जब भूख पड़ती है एक दूसरे के गल में फटते हैं, फिर वो, क्योंकि देखिए राज्य राज्य से लड़ाइयां नहीं होती है, जब भी ये लड़ाइयां झगड़े चाहे घर में हो चाहे स्टेट में हो, जहां भी जहां बिल्कुल लुट पैंदी है, फिर उस वक्त झगड़े होते हैं वहां पे। मुझे उसका फिक्र है कि फॉरेन एड बंद होनी है, हीरोइन की स्मगलिंग अगर रोकी गई तो फिर ये खाना किधर से खाएंगे, ये क्या करेंगे लोग, मुझे उसकी फिक्र है। अगर वो कर लेंगे तो फिर कश्मीर की बात होगी। मुझे तो पहला टास्क होते ही नजर नहीं आ रहा, मेरी तो समझ से बाहर है कि हाँ ये जो आपके रूमर उड़ाए जाते हैं, या तो कुछ मेरा ख्याल है कि मीडिया का इसमें कसूर है, कुछ इसका ये कि आपके कुछ मीडिया वाले यूट्यूब पे बैठ के ऐसे ऐसे उनको ख्वाब दिखा देते हैं। अल्लाह ताला माफी दे, मैं तो ऐसी ऐसी सुनता हूँ रोज, बड़े बड़े आपके अच्छे एंकर जो करते हैं, लेकिन अपने यूट्यूब प्रोग्रामों पे बिल्कुल टोटल फिक्शन चलाते हैं। जिस तरह चाइना के, मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, आपके पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि इंडिया चाइना के कितने बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करके बैठा है सालों से। वो उसको छुड़वाने की सख्त चाइना नहीं रखता। और दूसरा, मैं हमेशा ये क्वेश्चन मार्क करता हूं, चाइना अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर दे और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर दे? मैं कहता हूं इंडिया और अमेरिका की दोनों की एक्सपोर्ट अगर चाइना की बंद कर दे, चाइना के गुब्बारे से वैसे ही हवा निकल जानी। वो बड़ी स्मार्ट गेम खेलते हैं। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज ही नहीं हुए, और जिस दिन वो कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हुए उनकी फिर हवा निकल जानी वहां से। तो ये एक बिल्कुल अजीब सी बातें, अजीब सी चीजें, ये एक फिक्शन में जाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं इस वक्त तालिबान को मैं नहीं क्रेडिट दूंगा, मैं इस वक्त क्रिटिसाइज करूंगा अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस को, अमेरिकन जो लिबरल माइंडसेट है, जिनको ओबामा बता गया कि व्हाई डू हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम, व्हाई वी आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज सिंस लास्ट 400 इयर्स, हमें अब पिछली सीट पे बैठना चाहिए, लेट चाइना एंजॉय। अब बाइडेन साहब अपनी कैंपेन में कहते रहे कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। बराक ओबामा साहब और बिल क्लिंटन साहब नेफ्टा बनाया इन्होंने, ये यहां पे कंपनियों को इंसेंटिव देते थे जो अपने बिजनेस जो थे उनको आउटसोर्स करते थे। तो ये असल में अमेरिकन सिस्टम की फ्लेवर है, तालिबान की जीत रही है। मैंने बताया उन बेचारों के पास तो CD-70 है, वो CD-70 पे कहां तक चले जाएंगे भाई, कहां पे जाएंगे? मसला तो ये है जिन्होंने सैटेलाइट बना के बैठे हैं, जो F-18 बना के बैठे हैं, फ्लेवर तो उनकी है। CIA का बैठा, मैंने बताया कि आपको, मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि वाई सुपर पावर CIA का हेड जो है वो जाके मुल्ला गनी ब्रादर के पैरों में बैठा है।
उसमें मुल्ला गरीब बरादर का कोई नहीं कमाल। कमाल दुख इस बात का है कि हमें सोशलिज्म जो है वो नहीं सर उठाने देगा। अब मुझे ये बताए ना कि कोरोना की वजह से कोई कितने मुल्क है जो घर में लोगों को बिठा के 50-50 18 साल का दे रहे हैं। हमारा हर अमेरिकन इस वक्त एटलीस्ट $50,000 a year गवर्नमेंट इज सेंडिंग दैट। हमारे घरों से विक्शन मॉर्गेजेस सस्पेंडेड है। लोगों ने किराए देने बंद किए हुए 1 साल से। लोग फ्री रह रहे हैं घरों में। लोग आप ये बताएं, आज मैं आपको छोटी सी बात, 20 आज एयरबीएनबी वालों ने कहा कि हम 20,000 अफगानी रिफ्यूजियों को हम संभालेंगे। आप मुझे ये बताएं, स्पेनिश एक बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आता है, उसको हॉलीडे में ले जाया जाता है क्वारंटीन करने के लिए, हमारे खर्चे। तो ये हमारी तो ये इस तरह की पॉलिसीज हमें मार रही है। वरना इसमें देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए कि अमेरिका की सुप्रीमेसी की कैपेसिटी है उनकी, लेकिन माइंड नहीं है, माइंड सेट नहीं है। देखें ना, जहां तक अमेरिका गया, जापान से निकला, जर्मनी से निकला, फिलीपीन से निकला, वो इटली से निकला, वो हर जगह बैठे हैं वो। लेकिन वजह यह है कि अब सख्त नहीं रही ना इंटरनल। वो जिस तरह के मैंने कहा तो बदनसीबी शुरू होती है कौमों की, बराक ओबामा जैसे लोगों से। इसको कहते हैं अपोलोजेटिक गवर्नमेंट। बाइडेन साहब भी स्पीच शुरू करते थे, पहले माफी मांगते थे। पहले हमारे ओबामा साहब जाते थे, पहले माफी से शुरू करते थे, हम हमें माफी दे दे जी, हमें माफी दे दे। ये इस तरह गवर्नमेंट सुपर पास नहीं चलती। और भूटान और चाइना ने कैलकुलेटिंग को कर लिया। सबसे बड़ी सिस्टम ये है कि वो दे आर वेरी कैलकुलेटेड पीपल। चाइना का इसके प्रीमियर जो है, ही इज देयर फॉर लाइफ। पुतिन साहब केजीबी की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उन्हें पता है कि व्हाट आर देयर कैपेसिटीज। ये ना सीरिया में, ये आज नहीं फेल हुए, हमें आज इनकी स्टोरियां बन रहे, मीडिया बताता नहीं है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि सीएनएन आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। सीएनएन आज भी जब इनकी बात करता है तो साथ ये करता है कि ट्रंप साहब ने सारा कुछ शुरू किया था। ट्रंप साहब कंडीशनल विड्रॉल करना चाहते थे कि ट्रंप साहब ने एक दफा इनसे तालिबान का ट्रिप कैंसिल कर दिया था। ट्रंप साहब के दौर में जर्नैलों के हाथ पीछे बंधे हुए नहीं थे। तो असल में बात यह है कि इस वक्त पुतिन साहब को पता है कि अमेरिका इज वीक बिकॉज बाइडेन इज नॉट ऑन द सीट। और प्लस द बाइडेन इज अ सोशलिस्ट जेंटलमैन। ही इज नॉट फाइटिंग फॉर अमेरिकन फ्रीडम। ये आज मुझे ये बताएं कि इन्होंने अगले दिन डे बिफोर यस्टरडे बाइडेन साहब ने कहा कि हम सिर्फ अमेरिकनों का इनखला करेंगे। तो जो 20-25 हजार जो ट्रांसलेटर छोड़ के आएंगे, वो अगले कॉन्फ्लिक्ट में तुम्हारा साथ कौन देगा भाई? तुम पे ताइवान किस तरह एतबार करेगा? तुम पे हांगकांग किस तरह एतबार करेगा? तुम्हारे ऊपर यूक्रेन किस तरह एतबार करेगा वर्सेस रशिया? तो ये ओरिजिनली ये हमारी लीडरशिप का प्रॉब्लम है, आपकी जीत नहीं है। हमारी हार हमारी लीडरशिप ने मान ली है, माइंड बना लिया उन्होंने। वरना आप ये सोचें, क्या आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका डजंट हैव अ कैपेसिटी टू हैंडल विद दिस इशू? दे डू। लेकिन वजह यह है कि दिस इज नॉट ए प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी क्या है? सोशलिज्म। वो कहते हैं कि हम 1% लोगों पे इतना टैक्स लगाएंगे, अमीर लोगों पे इतना टैक्स लगाएंगे अमेरिका में कि उनकी नस्लें तब्दील कर देंगे। जब ये प्रायोरिटीज हो, जब आप मुझे ये बताएं कि पूरे मुल्क में टबैको के खिलाफ मूवमेंट है, सिगरेट नहीं पीना, लेकिन वीड जो है उसको लीगलाइज किए जा रहे हैं। आप इस वक्त आपको नशा चाहिए, आप DoorDash कॉल करें, वॉशिंगटन डीसी में डिलीवर हो जाता है आपके घर में लीगली। जब प्रायोरिटीज ये हो कि अब मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। वो कहते हैं बच्चे ना बढ़ाओ, बच्चों से भी एनवायरमेंट खत्म हो रही। बाइडेन साहब, बराक ओबामा साहब चाहते थे कि अमेरिका के अंदर पेट्रोल जो है वो $8 गैलन किया जाए। उसकी वजह है कि लोग साइकिलों पे जाएं। और तो यार, जब अर्बनाइजेशन अमेरिका की करते हो, जब नक्शे बनाते हो, तो उस वक्त तो 2-2 घरों के अंदर गराज क्यों बनाते हो? 2-2 गाड़ियां होगी घर में, और हर बंदा 50-60 मिनट ट्रैवल करके जाएगा सफर करने। या तो फिर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो, वो भी नहीं करनी, फिर कहना साइकिलों पे चढ़ो। आपको पता है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी का जो ग्रीन एग्रीमेंट है, वो कहते हैं कि ग्रीन एग्रीमेंट इन्फोर्स करो। वो क्या है? वो कहते हैं जहाज भी बंद करो, पोल्यूशन दे रहे हैं, ट्रेनों में सफर करो, बसों में सफर करो, गाड़ी की कारें बंद कर दो। ये मॉडल, इनको ये नहीं पता कि ये मॉडल सिर्फ यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों में चल सकता है, जहां एक पूरे मुल्क की आबादी 10 लाख होती है। छोटे छोटे मुल्क है, सुबह ट्रैवल शुरू करें, 4 घंटे बाद मुल्क खत्म हो जाता है। तो वहां पे ये मॉडल चल सकता है। अमेरिका इज अ वाइड कंट्री, और अगर ये करना होता है तो इसको पहले टाइम लगता है, 40-40 साल लगते हैं अर्बनाइजेशन में। यहां तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फेल है। 1960 अफसोस किया, दुख के मैं अगले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, चीमा साहब 1964 के बाद कोई मेजर हाईवे नहीं बनाई गई। आप हमारे एयरपोर्टों पे जाएं और आप मिडिल ईस्ट एयरपोर्टों पे जाएं,
खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कई अपनी स्पीचेस में कि लगता है कि हम पिछली एज में आ गए। अब दूसरा अटैक किस चीज पे हो रहा है, अमेरिका के अंदर कस्टमर सर्विस खत्म हो रही। उसकी वजह यह है कि बंदे नहीं मिल रहा काम करने के लिए। मैंने बताया कि अमेरिकन भूल चुके हैं कि काम किस तरह किया जाता है, क्या करना है। कस्टमर सर्विस तो शुरू तब होती है जब आपका एक दूसरे का कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्या होना है, वो तो बड़ी मुश्किल से दुकानें खोल के बैठे। तो ये जब माइंड सेट होता है, चलते हैं कौमें तबाह इस तरह होती है, कौमों का माइंड चेंज कर दिया जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका के अंदर अटैक लिबरल काम कर रहे हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। मुझे अभी तक याद है, मेरा बच्चा जॉर्ज वॉशिंगटन में पढ़ता था, तो वो जब ट्रंप साहब जीते तो पहले दिन क्लास में गया तो प्रोफेसर ने कहा कि लेट्स हैव अ ग्रुप हग एंड इफ यू वांट टू क्राई, अगर आपने रोना है तो रो लो। इस तरीके से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को किया था अपने इंस्टीट्यूशंस में। मेरी बच्ची वापस आके मुझे कहती है शी वेंट टू जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने कहा डैडी आई कैन नॉट से आई लव अमेरिका ऑन द कैंपस। उसकी वजह प्रोफेसर लिबरल सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ। आपको आपके देखने वालों को बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर मूवमेंट चल चुकी है। वो कहते हैं अमेरिका का झंडा रेसिस्ट है, इस झंडे को भी तब्दील करें। हमारा एंथम रेसिस्ट है, इसको भी चेंज करें। तो हमारे तो ये इशू चल रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी अमेरिकन कौम की इस वक्त प्रायोरिटी अफगानिस्तान नहीं है, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस अब भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। आज क्वेश्चन किया गया पेंटागन से कि कितने अमेरिकन अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। आप ये अंदाजा लगे कि पेंटागन को यही नहीं पता कि अफगानिस्तान में इस वक्त टोटल अमेरिकन कितने हैं। मैं काबुल की बात नहीं कर रहा, मजार शरीफ और दूसरे कनार में कहां फंसे हैं अमेरिकन, और वहां से लोग अमेरिकन छुप के काले कर रहे हैं। मीडिया पे आ चुकी, फॉक्स में चलाई काले, CNN ABC तो बंद नहीं चलाता ना। वो काले कर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमें बाहर से तालिबान की गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, एनी टाइम दे विल कम इनसाइड और हमारे सर उतारेंगे, हमें गोलियां मारेंगे। तो ये आपकी जीत नहीं है, हमारी आपकी जीत नहीं है। आपके पास तो जीतने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, ये हमने हथियार फेंक दिए, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा तार साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप क्या देखते हैं वहां पे बैठ के या वहां के पॉलिसी सर्कल्स में, क्या ये बात होती है कि अगर तालिबान का जो इस्लामी निज़ाम लेके आते हैं, जैसे आपने ये पहले कहा कि जो मॉडल इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ना तो ये मुस्लिम दुनिया में कहीं है, एक काउंसिल होगी और वो काउंसिल भी इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड होगी। तो आप क्या समझते हैं इसके पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ सकते हैं, और क्या जो इस्लामिक माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में हैं या बाकी इस्लामिक ममालिक में हैं, क्या वो इससे मुतासर हो सकते हैं? कोई यूथ इसकी कोई कैंपेन चला सकती है, यूथ के अंदर कोई इस तरह के एंगल आ सकता है कि नहीं हमें भी स्ट्रगल करनी चाहिए जिस तरह तालिबान ने स्ट्रगल की है? आप लोग वहां पे बैठ के ये क्या, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठ के एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं, लेकिन आप वहां पे बैठ के मुस्लिम यूथ, मुसलमान ममालिक की यूथ और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में कुछ देखते हैं कि इस तरह के जो ये तालिबान की जो सो कॉल्ड सक्सेस है, इसको ये आगे और लोग इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे या ये पाथ लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं इसको कंपेयर करूंगा, अगर आप मूवमेंट के लिहाज से देखना चाहेंगे तो अरब स्प्रिंग किधर गई। देखिए ना, आपके डिप्रेस थी आपकी यूथ मुसलमानों की इजिप्ट में भी, और दूसरे सारे मिडल ईस्ट में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां। उन कंट्रीज को वो जो सारे, जहां आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज वाले जो ब्रिटिश थे, वो चाबियां पकड़ा के आगे थे चंद फैमिलीज को, और वो मुल्कों को इसलिए चलाते हैं जिस तरह उनके बाप का मुल्क है। कोई राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां। बदतमीजी की हद तक है सारा कुछ वहां पे। उसके खिलाफ वहां की यूथ खड़ी हुई थी, वो किधर गई? खत्म हो गई। अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे इसका हार्डली 1% चांस है कि ये तालिबान का मॉडल जो है वो चलेगा। 1% भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है ना कि सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं होती, उसके साथ पूरा एक पैकेज होता है, मुआशी पैकेज होता है, दफाई पैकेज होता है, तालीमी पैकेज होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है पूरा। उसको सिर्फ ये कह देना कि 5 नमाज़ां पढ़ दे रहे हो, मैं मान नहीं गल तुझे इस्लामिक भी तू चिटाओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैंने इस्लामिक स्टडीज पढ़ता रहा एज ए सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शूरा का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम से आया। शूरा, इज्तिमा, इत्तेहाद, ये क्या थी चीजें? शूरा से चलते थे लोग। शूरा में लोग कहां से आते थे? उस हिसाब से चला जाता है, एक जनरल कंसेंसस के साथ चला जाता है। आप इन्फोर्स नहीं करते। आप देखिए ना, बादशाही, मानार्की, इन चीजों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं। लेकिन वो ये इस दौर में 21st सेंचुरी में
इसको सबसे बड़े इज्तिमा और इत्तेहाद करना चाहिए, रिलीजन को खोलना चाहिए। देखे ना, रोजा सफर में था, गुंजाइश थी, लेकिन उस वक्त ऊंटों में सफर हो रहा था। आज आपने बिजनेस क्लास में सफर करना हो तो आपको रोजा रखने में क्या प्रॉब्लम, लेकिन नहीं सोचना हुआ। 4 शादियों का कॉन्सेप्ट जिस दौर में था, उसको आप देखें वो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में यूज हो रहा है। एक एक बादशाह के 78 बच्चे हैं, उन्होंने 4 बीवियों का कोटा पूरा करना होता है, एक को मेरा मकसद तलाक देते ना, साथ नहीं ले आते। तो इस तरीके से अगर आप इस्लाम को सिर्फ मर्जी, जिस तरह मैं वो बताता हूं कि हम ट्विस्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, यही हमारे इस्लाम के साथ ज्यादती हो रही है। उसका ओरिजिन, एक चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फिलॉसफी ऑफ इस्लाम क्या है, उस पर जोर देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर तालिबान को मुझसे अगर आप पूछे, सबसे पहले आज ये कहना चाहिए कि जितने लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, दे आर फ्री टू गो। ये बिल्कुल डेडलाइन बगैर। आपका क्या ख्याल है, 31 तारीख की डेट गुजर जाएगी, बाद में लोग नहीं भाग सकेंगे? लोगों ने फिर भागना, जाते फिर। तो इनको तालिबान को चाहिए मॉडिफाई करें। और जिस तरीके सबसे बड़ा इशू तालिबान को आएगा मेरे ख्याल में, कि अपने लोगों को ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिस्टम कोई नहीं, कोई ना यूनिफॉर्म है, ना कोई इनके। एक सूबे में कोई कानून बनाएगा, दूसरे सूबे में कोई कानून बनाएगा, चलेगा कुछ। एक जगह जो काबुल वाले होंगे वो कदार वालों से अलाइन नहीं होंगे, कदार वाले मज़ार शरीफ वालों से अलाइन नहीं होंगे। ये सारी चीजें तो इनको देख लीजिएगा, फेस करेंगे सारा। उसकी वजह ये है कि सिर्फ बातों की हद तक चीजें नहीं होती, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए देने के लिए। वरना देखे ना, एक आज भी यही हो रहा है, तालिबान का एक लीडर कह रहा है कि हमें औरतों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा जाके उसको टीवी वाली को कहता चल कार्टून जाओ, बनाएंगे दोबारा। इस तरह तो चीजें नहीं होती ना। एक आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे मुल्क को देनी चाहिए। पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त। मैं समझता हूं अमेरिका हमेशा टेस्ट वाटर करता है ब्रिटेन के जरिए, उनको आगे लगाता है। ब्रिटेन वाले मेरे ख्याल में इस वक्त वेरी क्लोज टू तालिबान। उनको वो चाहते हैं कि अच्छे तरीके से दुनिया को डील करें। 2 मुल्क बड़े तैयार होकर बैठे हैं, एक चाइना होगा, दूसरा इंग्लैंड होगा मेरे ख्याल में। लेकिन द टेस्ट ऑफ वाटर तालिबान को चाहिए। सबसे बड़ी बात, सर्वाइवल इनके लिए इनको जरूरी है कि बाहर की एड के बगैर ये कुछ घंटे भी नहीं गुजार सकेंगे पैसों के बगैर। मेरे ख्याल में इनको चाहिए बड़ा सोच समझ के चले, और जर्मनी और इंग्लैंड इनके साथ काम करें, चाइना के साथ काम करें, ताकि कुछ पैसा आ सके, कुछ टाइम बाय कर सके। मेरा ये मशवरा होगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मूवमेंट चलेगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह ये कि वेरी स्लिम चांसेस के तालिबान का मॉडल जो है वो सक्सेसफुल होगा। उसकी वजह ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के पास देखे ना, दुनिया के साथ लड़ने के लिए ईरान के पास तेल था। ईरान के पास तेल था, वो एम्बार्गो सैंक्शंस के बावजूद सर्वाइव करते रहे तेल की वजह से। अफगानिस्तान किस पे करेगा? हाँ, हीरोइन है उस पे आप, लेकिन उसको कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे? उसको लीगलाइज थोड़ी कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी एनर्जेटिक एंड वैल्यूएबल इनपुट, और खासकर हमें समझाने के लिए कि अमेरिका के अंदर जो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, और जो वहाँ पे जो तब्दीलियां आ रही हैं, सोशो पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का जो रोल है वो ग्लोबली कंप्रोमाइज हो रहा है, जिसको आपने बड़ा सीरियसली हाईलाइट किया। Thank you very much for your comments. Thank you, sir. Thank you, my pleasure. Thank you so much.